हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है लक्ष्य क्लासेज में। तो कैसे हैं आप लोग? सभी लोग मस्त है ना? तो पिछली क्लास में हम लोगों ने इतिहास का फर्स्ट चैप्टर शुरू किया था यूरोप में राष्ट्रवाद, और उस चैप्टर में हमने देखा था कि आखिर राष्ट्रवाद होता क्या है, राष्ट्रवाद की जो भावना का विकास हुआ यूरोप में वो किस प्रकार से हुआ। उसके बाद हमने अगला टॉपिक देखा था फ्रांसीसी क्रांति, जो 1789 की फ्रांस में क्रांति हुई थी वो क्यों हुई थी, उस समय किस वंश का शासन था, क्रांति के क्या क्या कारण थे और क्रांति होने के क्या क्या परिणाम हुए। इन सारी बातों का चर्चा हम लोगों ने कर लिया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं, या आप चैनल पर जाइएगा तो वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा जहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज बिना देर किए हुए चलते अपनी क्लास की ओर और आगे देखेंगे हम लोग नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में। उसके बाद हम लोग वियना सम्मेलन डिस्कस करेंगे, यानी आज के वीडियो में हम लोग दो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में और एक वियना सम्मेलन देखने वाले हैं। हमने इस चैप्टर को यानी यूरोप में राष्ट्रवाद को पूरे 9 पार्ट में डिवाइड किया था, पूरे 9 टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसमें से हम लोग का तीसरा टॉपिक है नेपोलियन बोनापार्ट। आज हम लोग देखने वाले हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट कैसे एक फ्रेंच आर्मी का आम सैनिक, कैसे एक फ्रेंच आर्मी का आम सैनिक फ्रांस का सम्राट बन जाता है, राजा बन जाता है। तो इनकी पूरी बायोग्राफी देखेंगे, क्या क्या इन्होंने किया और कैसे वो फ्रांस के राजा बन गए। तो ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि 1789 की क्रांति के बाद, जो फ्रांस में 1789 की क्रांति हुई, उसके बाद लुई 16 को फ्रांस के राजगद्दी से छोड़ना पड़ा, राजा वहाँ से हट गया, ठीक ना। उसके बाद क्या हुआ, नेशनल असेंबली में सत्ता संभाला और 1792 में फ्रांस का संविधान बनकर तैयार हुआ, फ्रांस का संविधान, ठीक ना। इस संविधान से जो थे तृतीय स्टेट के लोग काफ़ी ज़्यादा खुश नहीं थे, उनको इतना ज़्यादा ध्यान में नहीं रखा गया जब संविधान बना था, तो इस शासन से भी जनता उतनी ज़्यादा खुश नहीं थे। उसके बाद नेपोलियन की बात करें तो जो नेपोलियन का जन्म हुआ था, नेपोलियन का जो जन्म हुआ था वो 15 अगस्त 1769, 15 अगस्त 1769 ईस्वी को कॉर्सिका नाम के आइलैंड पे हुआ था। एक कॉर्सिका नाम का आइलैंड था, इस पे हुआ था इनका जन्म। कॉर्सिका उस समय ना फ्रांस के अंतर्गत नहीं आता था, कॉर्सिका पे एक राजतंत्र का शासन था। उसके बाद कॉर्सिका पे फ्रांस ने अधिकार कर लिया। कॉर्सिका पे किसने अधिकार कर लिया? फ्रांस ने अधिकार कर लिया। उसके बाद क्या हुआ, जब फ्रांस ने अधिकार कर लिया कॉर्सिका पे, तो उसके बाद नेपोलियन फ्रेंच आर्मी में भर्ती हो गए। फ्रेंच आर्मी में नेपोलियन ने भर्ती ले लिया और फ्रेंच आर्मी के एक सैनिक बन गए। धीरे धीरे कई सारे युद्ध फ्रांस लड़ी, जिसमें नेपोलियन ने अहम भूमिका निभाई, ठीक ना। नेपोलियन युद्ध कला क्षेत्र में काफ़ी आगे थे, उन्होंने कई सारे युद्ध लड़े, जिससे क्या हो गया, उनको लगातार प्रमोशन मिलते गया, कई सारा उन्होंने युद्ध जीता, जिस कारण से जनता में भी काफ़ी उनके लिए प्यार था, ठीक ना। जनता भी उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद करने लगी और धीरे धीरे होते होते हुआ क्या कि ऐसे ही उस समय जो सत्ता था जनता को काफ़ी ज़्यादा पसंद नहीं थी, और 1804 ईस्वी में नेपोलियन ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित किया, ठीक ना। नेपोलियन 1804 ईस्वी में फ्रांस का सम्राट बन गया, ठीक ना, फ्रांस का सम्राट, और इन्हें महानतम, यूरोप के महानतम राजाओं में से एक गिना जाता है। तो 1804 ईस्वी में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना। अब देखेंगे कि नेपोलियन जब फ्रांस का सम्राट बना तो क्या क्या बदलाव किए उसने, ठीक ना। नेपोलियन ने क्या क्या बदलाव किए फ्रांस का सम्राट बनने के बाद, इन सारी बातों की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इन्होंने काम जो किया, 1804 में एक नेपोलियन संहिता लाया। क्या लाया? नेपोलियन संहिता। इसमें इन्होंने विभिन्न तरह के कानून बनाए। सबसे पहला काम क्या किया इन्होंने 1804 की नेपोलियन संहिता में, अब हम लोग देखेंगे कि नेपोलियन संहिता में क्या क्या था, ठीक ना। नेपोलियन संहिता, सबसे पहला जो इन्होंने काम किया, जन्म आधारित विशेषाधिकार, जन्म आधारित विशेषाधिकार खत्म कर दिया। आप लोग को याद होगा कि जब फ्रांस में राजतंत्र था तो फ्रांस की जो समाज थी 3 भागों में बटा हुआ था, याद है कि नहीं? प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। जिसमें प्रथम स्टेट में पादरी वर्ग, द्वितीय स्टेट में कुलीन वर्ग और तृतीय स्टेट में बाद बाकी जो बच के किसान वर्ग, मजदूर वर्ग, छोटे मोटे व्यवसायी, वो लोग आते थे। तो वहाँ पे जन्म आधारित विशेषाधिकार था, यानी जो भी
फ्रांस में जो ऊपरी पद होते थे, राजकाज में पद होते थे, राजनीति में अधिकार होता था, उन सभी में भिन्नताएं थी। यानी जन्म के आधार पर जो प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट के लोग थे उन्हें विशेष अधिकार दिया गए थे और तृतीय स्टेट के लोगों को कोई अधिकार नहीं दिया गया था। तो नेपोलियन ने सबसे पहला काम क्या किया, राजा बनते ही नेपोलियन संहिता लाया। कब? 1804 में। और जन्म पे आधारित जो भी विशेषाधिकार था लोगों के पास उसको क्या कर दिया, खत्म कर दिया। यानी जन्म से आपके पास कोई भी अधिकार नहीं होगा, ठीक है ना। उसके बाद नेपोलियन ने क्या किया, सभी से कर लिया, सभी के लिए कर। कर मतलब टैक्स। आप लोगों को याद होगा, अगर आपने पिछला क्लास देखा होगा, 3 स्टेट में बैठा हुआ था, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, जिसमें से प्रथम स्टेट एवं द्वितीय स्टेट के लोगों से कोई भी कर नहीं लिया जाता था। प्रथम स्टेट के लोग और द्वितीय स्टेट टैक्स मुक्त थे, उनसे कोई प्रकार का टैक्स नहीं लिया जाता था। जो भी टैक्स लिया जाता था वो किनसे लिया जाता था, तृतीय स्टेट के लोगों से कर लिया जाता था। तो नेपोलियन ने क्या किया, सभी के लिए कर लगाया। कहा कि आप प्रथम स्टेट में, आप पादरी हैं, आप कुलीन हैं, आप तृतीय स्टेट के व्यक्ति हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप देश में हैं तो सभी को टैक्स देना पड़ेगा, सभी को टैक्स देना पड़ेगा, एकदम क्लियर सी बात है। उसके बाद क्या किया, कानून के समक्ष बराबरी, कानून के समक्ष बराबरी। नेपोलियन ने अगला काम किया कि कानून के समक्ष सबको बराबर अधिकार दिया, कि कानून के सामने सब बराबर है। कोई अगर कोई गुनाह करता है तो पादरी के लिए अलग, कुलीन के लिए अलग, तृतीय स्टेट के लोगों के लिए अलग, ऐसा कोई कानून नहीं होगा। कानून के सामने क्या होगा, सब बराबर होगा। तो पहला काम क्या किया, जन्म आधारित विशेषाधिकार खत्म कर दिया। उसके बाद सभी के लिए समान कर लाया गया, कानून के समक्ष बराबरी का अधिकार लाया गया, कानून के सामने सब बराबर। उसके बाद नेपोलियन ने क्या किया, सामंती व्यवस्था, सामंती व्यवस्था खत्म। सामंती व्यवस्था को आप लोग ऐसे समझ सकते हैं, जमींदारी पर था। सामंती व्यवस्था मतलब देखिएगा तो जो छोटे छोटे राज्य विभक्त होते थे, यानी छोटे छोटे गांव वगैरह होते थे अगर कोई समाज में, तो उसमें क्या होता था, पूंजीपतियों, जमींदारों का अधिकार होता था। जमींदार के पास बहुत सारा जमीन होता था जिसका वो लोग किसानों से काम करवाते थे, उस जमीन पर भारी टैक्स भी लेते थे, अनाज भी लेते थे। तो ये सारी व्यवस्था क्या कर दिया नेपोलियन ने, खत्म कर दिया, सामंती व्यवस्था को खत्म कर दिया। नेपोलियन ने ये बहुत सारे काम किए, ठीक ना। उसके बाद देखे तो इन्होंने समान मापन प्रणाली, समान मापन प्रणाली लाया। नेपोलियन ने क्या किया, समान मापन प्रणाली लाया। शुरुआत में क्या होता है, जो छोटे मोटे व्यापारी होते थे वो फ्रांस में है, फ्रांस के किसी दूसरे क्षेत्र में जाते थे तो वहाँ माप अलग होता था, किसी अलग क्षेत्र में जाते थे तो माप अलग होता है। मान के चलिए कि यहाँ पे 100 सेंटीमीटर कपड़ा इधर इस क्षेत्र से खरीद के गया तो दूसरे क्षेत्र में जाइएगा तो 95 पुर जाएगा, तीसरे क्षेत्र में जाएगा तो 104 सेंटीमीटर पुर जाएगा। जिस कारण से क्या होता था, व्यापार में काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती थी। व्यापार में क्या होता था, बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती थी। तो नेपोलियन ने यहाँ भी एक काम किया कि समान मापन प्रणाली ला दिया, कि सभी क्षेत्रों में एक ही माप चलेगा, ठीक ना। जिससे लोगों को क्या हुआ, बहुत ही ज़्यादा सहूलियत हुई, बहुत ही ज़्यादा आसानी हुई। उसके बाद यातायात एवं संचार, यातायात एवं संचार में भी नेपोलियन ने बहुत ज़्यादा सुधार किए। जो भी चलने के लिए रोड था उस सभी को क्या किया, नेपोलियन ने बहुत ही ज़्यादा सुधार किया। संचार व्यवस्था में सुधार किया, डाकिया इस सब का व्यवस्था में क्या किया, नेपोलियन ने काफ़ी ज़्यादा सुधार किया। कुछ और देखा नेपोलियन संहिता में, तो इसने धार्मिक स्वतंत्रता का भी अधिकार दिया। धार्मिक स्वतंत्रता का भी अधिकार लोगों को दिया गया। शुरुआत में देखे थे जब लुई 16 का राज था तो उस समय धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार नहीं था। वहाँ का राज धर्म था कैथोलिक, और कैथोलिक के अलावा अगर कोई दूसरे धर्म मानते थे तो उन्हें सजा दी जाती थी। लेकिन नेपोलियन ने कहा कि आप कोई भी धर्म मानिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो नेपोलियन का मुख्य काम देखें, नेपोलियन संहिता 1804 में लागू किया गया। इसमें क्या किया गया, जन्म पर आधारित विशेषाधिकार खत्म कर दिए गए। जो भी जन्म से ही उनको विशेषाधिकार मिल जाता था वो खत्म किया गया। सभी के लिए समान कर लगाया गया। और कई सारे जो भी एक्स्ट्रा कर आप लोग देखे होंगे कि पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि कई प्रकार के टैक्स लिया जाता था किसानों से, मजदूरों से, कई प्रकार के टैक्स लिया जाता था। जैसे भूमि के लिए कर, धार्मिक कर,
नजराना, भेंट, इस प्रकार के कई सारे कर लिया जाता था। तो इसने सबके लिए एक कर लाया, क्या, एक कर, यानी कई प्रकार का टैक्स नहीं देना आप लोगों को, क्या, एक ही कर देना है, वो भी सभी वर्गों के लोगों के लिए। पहले था सिर्फ तृतीय स्टेट के लोगों के लिए, लेकिन इसने लाया सभी वर्गों के लोगों को टैक्स देना होगा और एक ही कर देना होगा। इस नहीं कि धार्मिक कर अलग, भूमि के लिए कर अलग, नजराना अलग, भेंट अलग, ये सब नहीं। उसका इसने कानून के समक्ष बराबरी दिया कि सभी को कानून के समक्ष सब क्या है, बराबर है। उसके बाद सामंती व्यवस्था को खत्म किया, जमींदारी प्रथा को क्या किया, खत्म किया। भूदासत्व था, जो भूमि के लिए दास बनाते थे, ये सब क्या किया, खत्म किया। उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का भी अधिकार दिया गया कि आप कोई भी धर्म अपनाइए, कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद समान मापन प्रणाली लाया गया, यानी पूरे देश में क्या होगा, बराबर माप चलेगा, यानी इधर जाइए तो कोई दिक्कत नहीं, किसी भी क्षेत्र में जाइए वहाँ माप क्या रहेगा, सेम रहेगा। उसके बाद यातायात एवं संचार में भी नेपोलियन ने बहुत ही ज़्यादा सुधार किया। इस कारण से क्या थे, फ्रांस की जनता नेपोलियन से काफ़ी ज़्यादा खुश थी। तो क्या मान लिया जाए कि नेपोलियन सबसे महान राजा था? क्या इसमें कोई कमियां नहीं थी? तो आगे हम यही डिस्कस करेंगे नेपोलियन ने क्या क्या कमी थी, नेपोलियन ने क्या क्या कमी किए। यहाँ तक तो देख लिया कि नेपोलियन ने क्या क्या अच्छे काम किए, ठीक ना। कुछ कमियां भी थी नेपोलियन की, उसको अब हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक ना। अब देखिए तो नेपोलियन जो था काफी महत्वाकांक्षी था सत्ता को लेकर। इसे सत्ता प्राप्त करना, पूरे यूरोप, संपूर्ण यूरोप को इसको जीतना था, यानी यूरोप के हर एक पार्ट पर इसको क्या करना था, अधिकार करना था, राजतंत्र कायम करना था। नेपोलियन ने क्या किया, जनरल असेंबली उस समय क्या लाया था, एक प्रजातंत्र लाया था। नेपोलियन ने उस प्रजातंत्र को भी खत्म किया था और क्या लाया, राजतंत्र। नेपोलियन राजा बन गया था तो राजतंत्र फिर से कायम हो गया। फ्रांस से आप लोगों को याद होगा 1780-90 के क्रांति के बाद प्रजातंत्र आ गया, लेकिन उसके बाद फिर नेपोलियन शासन में आया तो क्या हुआ, नेपोलियन ने खुद को वहाँ का राजा घोषित कर लिया, जिससे क्या हुआ, प्रजातंत्र खत्म और राजतंत्र पुनः आ गया था, ठीक ना। अब देखते हैं नेपोलियन बोनापार्ट जो था वो सत्ता का लालच काफी था इसके पास, ठीक ना, यानी सत्ता तो इसको चाहिए था। इसके लिए इसने कई सारे देश पर आक्रमण किए, कई सारे देश पर आक्रमण किए इसने सत्ता के लिए। जिसे देखे जर्मनी में इसने 39 राज्यों को मिलाकर जर्मन महासंघ बनाया था, ठीक ना, जर्मन महासंघ बनाया, जिसे राइन संघ भी कहा गया, ठीक ना, या राइन संघ। राइन संघ। उसके बाद इसने कई सारे देशों पर आक्रमण किया, जैसे स्पेन पे भी आक्रमण किया इसने, इसके बाद इटली पे भी, स्विट्जरलैंड पे भी, इन सारी देशों पे इसने आक्रमण किया और वहाँ के राजा को क्या किया, डिथ्रोन किया और दूसरा राजा वहाँ पे बनाया गया। राजा जो भी नेपोलियन बनाता था वो भी अपने ही रिश्तेदार, भाई भतीजा, इस सबको वहाँ का राजा बना देता था। तो शुरुआत में तो लोग इससे काफ़ी खुश हुए, जैसे स्पेन, इटली, स्विट्जरलैंड, जहाँ पे भी आक्रमण किया नेपोलियन ने, तो लोगों को लगा कि ये आज़ादी के दूत है, यानी हमको आज़ाद करने आए हैं, राजा से हमको मुक्ति दिलाने आए हैं, ठीक ना। लोग भी इनसे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे कि राजा से अब हमको क्या मिल जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी नेपोलियन के आने से। तो शुरुआत में तो सभी लोग इनसे खुश थे, लेकिन धीरे धीरे नेपोलियन ने क्या किया, कर बढ़ाना, टैक्स बढ़ाना शुरू कर दिया। नेपोलियन ने धीरे धीरे टैक्स थोड़ा बढ़ा दिया। उसके बाद नेपोलियन करता क्या था, लोगों को जबरन फ्रांसीसी सेना में भर्ती, फ्रांसीसी सेना में भर्ती। नेपोलियन जो था लोगों को जबरदस्ती फ्रांसीसी सेना में भर्ती करता था, क्योंकि इसे क्या था, यूरोप पर कब्जा करना था। सभी यूरोप के जो भी कंट्री थे वहाँ क्या करना था, अपना शासन कायम करना था। इसके लिए क्या सेना की जरूरत होगी, युद्ध लड़ने के लिए क्या होगा, सेना का जरूरत होगा। इसके लिए नेपोलियन ने क्या किया कि जो भी जहाँ जहाँ ये जीतता था वहाँ क्या करता था, जबरदस्ती लोगों को अपने सेना में भर्ती करता था, जिससे लोग काफ़ी ज़्यादा खुश नहीं थे। लोग इससे काफ़ी ज़्यादा खुश नहीं है। उसके बाद इसने क्या किया, प्रेस की आज़ादी भी छीन ली गई। प्रेस की जो आज़ादी थी वो छीन ली गई। जो भी आज़ाद पत्रकार थे, जो भी आज़ाद प्रेस थी, उनको बंद करा दिया गया। और नेपोलियन के पास जो भी, और कई सारे प्रेस पर नेपोलियन ने अधिकार कर लिया, ठीक ना। तो जो भी नेपोलियन के अधिकार के अंतर्गत प्रेस था वो तो चल रहा था, लेकिन जो नेपोलियन का बात नहीं माना उस प्रेस को क्या कर दिया गया, बंद कर दिया। तो इन सारी चीज़ों से जो भी टैक्स बढ़ाया, जबरन फ्रांसीसी सेना में लोगों को भर्ती करता था,
प्रेस की आज़ादी को क्या कर लिया गया, छीन लिया गया। महिलाओं के कई अधिकारों को भी छीना गया, महिलाओं के कई अधिकारों को छीना गया नेपोलियन के द्वारा। तो क्या हुआ कि नेपोलियन से शुरुआत में तो जनता खुश थी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे लोगों का मिली जुली विचार आ रहा था, कोई पसंद कर रहा था नेपोलियन, कोई पसंद नहीं कर रहा था नेपोलियन। तो यहाँ तक हम लोग देख लिया कि नेपोलियन ने क्या क्या काम किए, क्या क्या अच्छा किया और क्या क्या थोड़ा खराब किया। इन सारी बातों की चर्चा हम लोगों ने कर लिया है नेपोलियन से। अब नेपोलियन के कारण बहुत सारे देश थे जो काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। ऑस्ट्रेलिया देख ले, रूस देख ले, ब्रिटेन देख ले, ये सारे देश काफ़ी ज़्यादा परेशान थे नेपोलियन से। क्यों परेशान थे? क्योंकि नेपोलियन क्या कर रहा था, राजतंत्र को खत्म करके अपना शासन पहले तो अटैक करता था, उसके बाद अपना शासन कायम करता था और अपने हिसाब से नियम कानून बनाता था, जो देश के जनता के लिए भी अच्छा था। लेकिन कुछ कारणों की वजह से देश की जनता, बहुत सारी जनता इसे पसंद भी नहीं करने लगी बाद में, ठीक है ना। तो ये सारे देश क्या थे, लोग नेपोलियन से काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। आगे देख लेते हैं। उसके बाद क्या हुआ, 1813 में रूस, ब्रिटेन, पर्सा, ऑस्ट्रिया, इन सारे देशों ने नेपोलियन के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। इन सारे देशों ने नेपोलियन के खिलाफ क्या किया, युद्ध छेड़ दिया, जिसमें नेपोलियन की हार हो गई और नेपोलियन देश छोड़कर चलने जाने पर मजबूर हो गया। यानी नेपोलियन की हार हो गई और नेपोलियन देश छोड़ के चला गया। लेकिन फिर से नेपोलियन रिटर्न करता है 1815 में। नेपोलियन फिर आ जाता है और फिर फ्रांस का शासक बन जाता है। लेकिन इस समय कुछ थोड़े ही दिन के लिए फिर से रूस, ब्रिटेन, पर्सा, ऑस्ट्रेलिया सभी मिलकर फिर से नेपोलियन से युद्ध लड़ता है, ठीक ना। फिर से नेपोलियन से युद्ध लड़ता है और इस बार नेपोलियन फिर से इसको देश छोड़ के जाना पड़ता है। और इस बार नेपोलियन का समझिए द एंड, फ्रांस से नेपोलियन का द एंड हो जाता है। कब? 1815 ईस्वी में। तो हम लोगों ने देख लिया यहाँ से 1804 ईस्वी में यह राजा बनता है और 1815 में पूरी तरह से नेपोलियन का राज क्या होता है, फ्रांस से खत्म हो जाता है। और नेपोलियन का राज पूरी तरह फ्रांस से खत्म हो जाता है। इस टाइम के दौरान नेपोलियन ने कई सारे बदलाव भी किए, उन सभी चीज़ों की भी देख लिया हम लोग कि क्या क्या नेपोलियन ने बदलाव किया, ठीक ना। अब आ जाते हैं आगे, जिसमें इसमें ऑस्ट्रिया जो था, इसका जो चांसलर था मेटरनिक था। ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था मेटरनिक था। अब देखेंगे 1815 के बाद हुआ क्या। 1815 में तो नेपोलियन खत्म, उसके बाद हुआ क्या, खत्म मतलब मर नहीं गया था, देश छोड़कर चला गया था, ठीक है ना। अब देखते हैं कि 1815 के बाद हुआ क्या। तो 1815 के बाद हुआ वियना सम्मेलन। 1815 के बाद हुआ वियना सम्मेलन, यानी 1815 में आपका लिख लीजिए हुआ वियना सम्मेलन। 1815 में हुआ वियना सम्मेलन। वियना कहाँ? ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, ठीक ना। ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। तो वियना में एक सम्मेलन किया गया 1815 ईस्वी में। इसमें रूस, ब्रिटेन, पर्सा, ऑस्ट्रिया, इन सारे देशों ने भाग लिया, ठीक ना। इसमें वियना सम्मेलन कब हुआ? 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन हुआ। और इसमें क्या हुआ, रूस, ब्रिटेन, पर्सा, ऑस्ट्रिया, इन सारे देशों ने भाग लिया। ये जो सम्मेलन हुआ था, ये क्यों हुआ था? क्या कि देख चुके हैं कि जो यूरोपीय शक्ति थी, रूस, ब्रिटेन, पर्सा, ऑस्ट्रिया, इन सभी ने मिलकर नेपोलियन को हराया था। तो इनका मकसद था कि अब नेपोलियन ने जो जो बदलाव किए हैं, जो फ्रांस में जो पुरातन व्यवस्था चल रही थी, उसको क्या किया, नेपोलियन ने खत्म कर दिया। उसको दोबारा से लाना, फ्रांस में जो भी नेपोलियन ने बदलाव किए, उस बदलाव को क्या करना, खत्म कर देना। और जो पुरानी व्यवस्था, राजतंत्र वाली व्यवस्था चल रही थी, जैसे नियम कानून थे, उसको दोबारा क्या करना, लाना, ठीक ना। यह इनका उद्देश्य था। इसकी जो मेजबानी की थी, इसका जो अध्यक्ष बना था वियना सम्मेलन का, वो कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक। ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक ने इसकी मेजबानी की थी। ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक ने इसकी मेजबानी की, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था? क्या उद्देश्य था? पुरातन व्यवस्था को वापस लाना। पुरातन व्यवस्था को
पुरातन व्यवस्था को वापस लाना। जो भी नेपोलियन बोनापार्ट ने युद्ध करके जो पुरातन व्यवस्था खत्म किया था, उस पुरातन व्यवस्था को क्या करना था, वापस लाना था। वियना सम्मेलन का ही मकसद था, ठीक ना, कि पुरातन व्यवस्था को फिर से वापस लाया जाए। इसके लिए इसने क्या किया, पुरातन व्यवस्था को वापस लाने के लिए इन्होंने फिर से राजतंत्र कायम किया। राजतंत्र तो खैर नेपोलियन के समय भी राजतंत्र था ही, लेकिन उसने नियम में कई सारे बदलाव कर दिए थे। उस बदलाव को क्या करना था, चेंज करना था। इसके लिए इसने क्या किया, फ्रांस में पुनः बुर्बो वंश को लाया। फ्रांस में पुनः बुर्बो वंश को वापस लाया, ठीक ना, बुर्बो वंश को लाया। जल्दी से आप लोग कमेंट की जाएगी बुर्बो वंश का अंत कब हुआ था, किस क्रांति में बुर्बो वंश खत्म हो गया था, समाप्त हुआ था। तो फ्रांस में बुर्बो वंश को क्या लाया गया, वापस लाया गया पुरातन व्यवस्था को कायम करने के लिए। और बुर्बो वंश का सम्राट बना लुई 18, ठीक ना, लुई 18वां बुर्बो वंश का क्या बना, नया सम्राट बना। फ्रांस में बुर्बो वंश को वापस लाया गया वियना सम्मेलन के द्वारा। उसके बाद फ्रांस के आसपास भी कई सारे छोटे मोटे राज्य गठित किए गए। और जो भी नेपोलियन ने जो राज जीता था उस समय, और नेपोलियन ने अपने समय में जो राष्ट्र को जीता था, उसको वो भी क्या हो गया, हाथ से निकल गया, ठीक ना, वो भी हाथ से निकल गया, वहाँ पे दूसरा शासन हो गया, ठीक है। तो फ्रांस में पुनः बुर्बो वंश को लाया गया और छोटे मोटे और कई सारे राज वहाँ पे बनाए गए, ठीक ना। जैसे रोम को देखे तो रोम के क्षेत्र को वहाँ पे के पोप को दे दिया गया। सिसिली और नेपल्स का क्षेत्र, सिसिली एवं नेपल्स, इन सारे क्षेत्रों को राजा फर्डिनेट को दे दिया गया। ये भी एक बुर्बो वंश का ही सम्राट था। तो कई सारे राज्य भी गठित किए गए। फ्रांस में बुर्बो वंश को पुनः बहाल किया गया। रोम के जो जगह था वहाँ पे पोप का शासन हो गया। सिसिली व नेपल्स पे फर्डिनेट का शासन हो गया। तो इस प्रकार वियना सम्मेलन के द्वारा पुरातन व्यवस्था को क्या किया गया, वापस लाया गया। और इनका एक ही मकसद था कि जो भी नेपोलियन ने बदलाव किए, उस बदलाव को क्या कर देना है, आपको वापस से देश में लाना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया कि वियना सम्मेलन क्या हुआ, ठीक ना, वियना सम्मेलन कैसे हुआ, इसके क्या क्या बदलाव किए गए। और यहीं से मेटरनिख युग की शुरुआत को माना जाता है, ठीक ना। यहीं से क्या कहा जाता है, मेटरनिख युग की शुरुआत कब से माना जाता है, 1815 ईस्वी। 1815 ईस्वी को ही मेटरनिख युग का क्या माना जाता है, शुरुआत माना जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देख लिए कि वियना सम्मेलन के क्या क्या परिणाम हुए। अब अगले क्लास में हम लोग चलेंगे, तो अगले क्लास में हम लोग देखेंगे क्रांतियों का युग। अगले क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, क्रांतियों का युग। हमारा अगला टॉपिक जो है क्रांतियों का युग, जो 1830 से लेकर 1848 तक कई सारी क्रांति हुई थी। उन सारी बातों की चर्चा करेंगे हम लोग अपने अगले टॉपिक में, क्रांतियों का युग। उसके बाद इसमें देखेंगे हम लोग इटली के एकीकरण के बारे में भी चर्चा करेंगे। इटली का एकीकरण के बारे में भी चर्चा करेंगे अगले क्लास में, ठीक है ना। 1830 में देखेंगे फिर किस प्रकार पुरातन व्यवस्था फिर लाया गया, बुर्बो वंश को पुनः बहाल किया गया। तो फिर देखेंगे 1830 में जब जुलाई की क्रांति हो गई थी, जुलाई की क्रांति, तो पुनः बुर्बो वंश को फ्रांस से हटाया गया, पुनः बुर्बो वंश को राजगद्दी छोड़ना पड़ा। तो वो किस प्रकार हुआ सो देखेंगे। फिर इटली का एकीकरण कैसे हुआ, इन सारी बातों की चर्चा करेंगे। तो एक बार रिकैप कर ले क्या, एक बार रिकैप कर लेते कि हम लोगों ने अभी क्या क्या पढ़ा। सबसे बात करते थे नेपोलियन बोनापार्ट, एक फ्रेंच आर्मी में एक आम सैनिक था जो कि यहाँ का राजा बन गया था 1804 ईस्वी में। 1804 ईस्वी में राजा बनते ही उसने क्या लाया, नेपोलियन संहिता। उसके तहत इसने कई सारे बदलाव किए, जैसे जन्म पर आधारित विशेषाधिकार को क्या किया गया, खत्म कर दिया गया। यानी आप कोई भी व्यक्ति रहे, आपको कोई भी विशेष अधिकार नहीं मिलेगा। जो भी उसके बाद क्या किया उसने, आगे देख लेते हैं सभी के लिए कर जो था, पहले देखे फ्रांस में तो सिर्फ तृतीय स्टेट के लोग कर देते थे। इसने क्या किया कि सभी लोगों को अब कर देना पड़ेगा, आप कोई भी रहे उससे फर्क नहीं पड़ता। और कई प्रकार के टैक्स पहले देना पड़ता था, उसके लिए क्या किया इसने, एक कर लाया कि हाँ एक ही कर देना पड़ेगा। उसके बाद कानून के समक्ष सबको बराबरी का अधिकार दिया गया। सामंती व्यवस्था या जमींदारी व्यवस्था को खत्म किया गया। धार्मिक स्वतंत्रता लोगों को दी गई। उसके बाद समान मापन प्रणाली लाया गया नेपोलियन के द्वारा। यातायात एवं संचार में काफ़ी सुधार किया गया। उसके बाद देखें नेपोलियन ने कुछ कमियों के बारे में देखें
तो नेपोलियन सत्ता का काफ़ी ज़्यादा भूखा था, जिस कारण इसने क्या किया, जिस जिस क्षेत्र पर आक्रमण करता था वहाँ के लोगों को जबरदस्ती अपनी सेना में भर्ती करता था। काहे कि इसे यूरोप के अन्य राष्ट्रों पर कब्जा करना था, वहाँ पर सत्ता हासिल करना था। इसलिए क्या करता था कि जहाँ पर भी जीतता था वहाँ के लोगों को जबरदस्ती अपने सेना में क्या करने लगता था, भर्ती करने लगता था। शुरुआत में तो लोग इससे काफ़ी ज़्यादा खुश थे, क्योंकि वहाँ राजा से छुटकारा दिला रहा था और नेपोलियन के जो नियम थे, नेपोलियन संहिता सभी जगह इसने लागू किया। जो इसका नेपोलियन संहिता था, सभी लोग यूरोप के अन्य राष्ट्रों को भी देखे तो लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान थे राजा के नियमों से। नेपोलियन भी एक सम्राट ही था, राजतंत्र ही चला रहा था, लेकिन इसका जो नियम था नेपोलियन संहिता के द्वारा, वो नियम लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तो लोग काफ़ी ज़्यादा इससे खुश थे कि चलो हमारे राजा को हटा के ये राजा बन रहा है या इसके द्वारा कोई राजा बनाया जा रहा है। और जिस जिस देश पर यह आक्रमण करता था वहाँ पे नेपोलियन संहिता ही लागू होती थी, यानी इसी का कानून चलता था, जिस कारण से लोग खुश थे। लेकिन धीरे धीरे हुआ क्या कि नेपोलियन ने जबरदस्ती लोगों को फ्रांसीसी सेना में भर्ती करने लगा। धीरे धीरे प्रेस की भी आज़ादी क्या की गई, छीन ली गई। महिलाओं के कई सारे अधिकारों को छीना गया, जिससे लोगों में मिली जुली विचार आ गए। बहुत सारे लोगों को नेपोलियन अभी भी पसंद था और बहुत सारे लोगों को नेपोलियन अभी पसंद नहीं था, ठीक ना। उसके बाद आता है 1815 में रूस, ब्रिटेन, पर्सा, ऑस्ट्रिया ये सब मिलके नेपोलियन से युद्ध लड़ता है, जिसमें नेपोलियन क्या हो जाती है, हार हो जाती है और नेपोलियन को मजबूरन अपना देश छोड़ के जाना पड़ता है। उसके बाद हम लोग देखा कि 1815 में जब नेपोलियन का खात्मा हुआ, नेपोलियन खत्म बार बार बोल रहे हैं, इसका मतलब है नेपोलियन मरा नहीं था, नेपोलियन देश छोड़ के चला गया था, ठीक ना। उसके बाद 1815 के बाद क्या हुआ था, 1815 के बाद हुआ वियना सम्मेलन। कहाँ पे हुआ, वियना में हुआ, जिसकी मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने किया था, ठीक ना। इसका उद्देश्य था कि नेपोलियन ने जो भी युद्ध से पुरातन व्यवस्था को खत्म करके अपना नया नियम लाया, उन सारी चीज़ों को क्या करना, खत्म करना, ठीक ना। फ्रांस में पुनः बुर्बोवंश को लाया गया, फ्रांस में पुनः बुर्बोवंश का शासन आया और लुई 18 वहाँ का क्या बना, नया सम्राट बना। अब इसके अगले की कहानी हम लोग अगले एपिसोड में देखेंगे। तो आज की क्लास को क्या करते हैं, यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।